रघुवंशी विला के विशाल हॉल में शमशान घाट जैसी खामोशी फैली हुई थी। फानूस की रोशनियां पूरे आबोताब से चमक रही थी, मगर वहां पर मौजूद हर इंसान का चेहरा मुरझाया हुआ था। ये कोई शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की मौत पर संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग जमा हुए हों। अनन्या लाल शादी के जोड़े में सजी फर्श पर बिछी सफेद चांदनी पर बैठी थी। उसका सिर घुटनों में छिपा हुआ था और उसका नाजुक सा वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके सामने पंडित जी ने शादी की सारी तैयारियां कर रखी थी और कुछ कह रहे थे, मगर उसकी आंखों के सामने मंजर धुंधले से हो रहे थे। वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी की भारी आवाज हॉल में गूंजी तो अनन्या का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर इनकार कर दे, कह दे कि ये शादी नहीं, ये जबरदस्ती है। मगर उसकी नज़र अपने साथ खड़े उस शख्स पर गई जिसकी आंखों में खून उतर आया था। आर्यन सिंह ने अपनी शॉल के नीचे हाथ छिपा रखा था, जहां पिस्तौल की मौजूदगी का एहसास अनन्या की रगों में खून जमाने के लिए काफी था। उसने एक नज़र अपने बूढ़े मामा पर डाली, जो आर्यन सिंह के डर से मूर्तिमान बने खड़े थे। धीरे से उसके वजूद में हलचल हुई और वो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन ये हलचल किसी जीवित इंसान की इच्छानुसार नहीं थी, बल्कि एक मजबूर लड़की की थी। अपनी जिंदगी से हार थी वो। उसके पीछे पीछे जिंदा लाश की तरह घसीटती जा रही थी, और कुछ ही देर में विवाह संपन्न हुआ था और वो आर्यन सिंह की धर्मपत्नी बन चुकी थी। कोई बधाई नहीं दी गई, कोई मिठाई नहीं बांटी गई, केवल एक भयानक खामोशी थी जो हर ओर नाच रही थी। विवाह संपन्न होते ही आर्यन सिंह तेजी से आगे बढ़ा। उसने कोई परवाह नहीं की, सब देख रहे थे। उसने अनन्या का हाथ इतनी बेरहमी से दबोचा कि अनन्या के मुंह से दबी हुई सी चीख निकल गई। उठो! वो एकदम से गरज उठा। अनन्या लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। आर्यन सिंह उसे किसी निर्जीव कठपुतली की तरह घसीटते हुए सीढ़ियों की ओर ले गया। मेहमान, नौकर, मामा सब तमाशा देखते रहे। किसी ने भी रघुवंशी परिवार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। कमरे का दरवाजा इतनी जोर से धड़ाम से बंद हुआ कि अनन्या का दिल छलांग लगाकर गले में आ गया। आर्यन सिंह ने उसे वहां से पकड़कर कमरे के बीच में जोर से झटका दिया था। अनन्या अपने भारी लहंगे में उलझकर कालीन पर गिर पड़ी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि आर्यन सिंह उसके सिर पर किसी सजा की तरह उतर आया। क्या लगा था तुम्हें? तुम मेरी बहन को घर से भगा दोगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, हमारे परिवार की इज्जत को दागदार करके चैन से रह पाओगी? उसकी आवाज में इतनी गरज थी कि कमरे की दीवारें भी कांप उठी। अनन्या ने भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। आर्यन भाई, भगवान की कसम, मैंने... खबरदार! आर्यन सिंह झुका, उसके जबड़े को अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया। उसकी उंगलियां अनन्या के नाजुक गालों में धंस रही थी। आज के बाद अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना, और भाई तो हरगिज मत कहना। ये रिश्ता तुमने आज अपने हाथों से खत्म कर दिया है। जिस तरह काव्या मेरी बहन थी और काव्या के दोस्त होने के नाते तुम भी मेरी बहन के समान थी और मुझे भाई कहती थी, लेकिन अब अगर तुम्हारी जुबान पर यह नाम आया तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। अनन्या दर्द से बेलक उठी, मगर आर्यन सिंह की आंखों में दया की कोई झलक नहीं दिखाई दी। वो क्रूर नजरों से उसे देख रहा था। बहुत शौक था ना तुम्हें रघुवंशी विला की बहू बनने का? देखो, बना दिया मैंने तुम्हें। लेकिन याद रखना अनन्या, ये कमरा तुम्हारे ससुराल का कमरा नहीं, ये तुम्हारी जेल है, और मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा जेलर हूं। उसने एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ दिया और अनन्या हिचकियों के साथ रोने लगी। मैं बेगुनाह हूं, मैंने काव्या को रोका था, उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की थी कि ये गलत कदम ना उठाओ। मैं तो घर वालों को भी फोन करने वाली थी, लेकिन उसने मेरा फोन छीन लिया था। आप विश्वास क्यों नहीं करते? वो बड़बड़ाई, खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। आर्यन सिंह ने एक तंज भरी और जहरीली हंसी के साथ उसे देखा। विश्वास? तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियों पर विश्वास करना पाप है। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है अनन्या। काव्या तो बचपने में बहक गई, लेकिन उसकी सहायक तुम थी। तुम चाहती थी कि वो भाग जाए ताकि इस घर में तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। वो चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के पास गया, वहां पर रखे पानी के जग को उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। अनन्या डर के मारे सिमटकर घुटनों में सिर रखे बैठी थी। आर्यन सिंह वापस उसके पास आया, उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, एक ऐसी फुसफुसाहट जो चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। आज से तुम्हारी जिंदगी का सूरज डूब चुका है। इस चार दीवारी में अब तुम सड़ोगी, घुट घुट कर मरोगी, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। मैं तुम्हें वो पीड़ा दूंगा कि तुम रोज मौत की दुआ मांगोगी, और मैं तुम्हें जीने पर मजबूर करूंगा। तुम मेरी कैद में हो अनन्या, उम्र कैद में।
ये कहकर वो पलटा, लाइट का स्विच ऑफ किया और अंधेरे में डूबे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बाहर से लॉक होने की आवाज़ आई। अंदर अनन्या अंधेरे में कालीन पर पड़ी अपनी कलाई को सहला रही थी, जहां आर्यन सिंह की उंगलियों के निशान रह गए थे। वो समझ गई थी कि बाहर की दुनिया के लिए वो दुल्हन थी, लेकिन हकीकत में वो आज से एक ऐसे अपराधी की तरह थी जिसे बिना अपराध किए सजा सुना दी गई थी। बाहर कॉरिडोर में खड़ा आर्यन सिंह अपनी मुट्ठियों को कस रहा था। उसकी इज्जत और अना पर वार करने वाली लड़की को जबरदस्ती अपने नाम कर लेने के बाद उसके अहंकार को भले ही थोड़ी सी तसल्ली मिल गई थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वो किसी भी पल किसी भी तौर समझ नहीं पा रहा था। उस लड़की ने जो किया था वो माफी के काबिल नहीं था। गुस्से के मारे उसने जोर से अपनी मुट्ठियों दीवार पर मारी थी। अंदर एक तूफान था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार काव्या का मासूम चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूम रहा था। न जाने उसकी मासूम सी बहन कहाँ है और किस हाल में होगी, जिसे भगाने का जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ अनन्या को समझ रहा था। अनन्या, अगर काव्या को कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारे साथ नस्लें भी कांप जाएंगी। कमरे में फर्श पर बैठी अनन्या हिचकियों के साथ रो रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था जिसने उसकी जिंदगी को इस नर्क में ढकेल दिया था। रघुवंशी विला की ऊंची और भव्य हवेली पर सुबह के सूरज की किरणें फैल रही थीं, मगर हवेली के अंदर का माहौल किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहा था। ये हवेली शहर के सबसे प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति आर्यन सिंह की थी, जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। उसकी मौजूदगी में ऊंची आवाज में सांस लेना भी जुर्म माना जाता था। लेकिन आज हवेली के पूरब वाले हिस्से के कमरे में एक अलग ही हलचल मची हुई थी। काव्या, भगवान के लिए ऐसा मत करो, आर्यन भाई हम सबकी जान ले लेंगे। अनन्या ने कांपती आवाज में कहते हुए काव्या का हाथ थाम लिया था, जो जल्दी जल्दी अपने कपड़े बैग में ढूंस रही थी। काव्या, जो आर्यन सिंह की इकलौती और सबसे प्यारी बहन थी, उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में बगावत और जुनून जल रहा था। तुम हटो रास्ते से अनन्या, मैं इस कैद खाने में अब एक पल भी नहीं रह सकती। भाई की पाबंदियां, उनके आदेश, उनका अहंकार, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। तुम तो यहाँ मेहमान के तौर पर हो अनन्या, तुम पर ये लोग ज्यादा पाबंदियां नहीं लगा सकते क्योंकि तुम इस परिवार की नहीं हो, लेकिन मैं अब इनकी पाबंदियां और नहीं सह सकती। आखिर कोई इंसान हूँ, मैं भी खुलकर सांस लेना चाहती हूँ, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अभय के साथ जा रही हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अनन्या, जो अपने माता पिता की मौत के बाद अपने मामा विपुल जी के घर एक अनाथ की तरह रह रही थी, जैसे जैसे जवान होती गई उसकी जवानी उस पर खूब रंग बिखेर रही थी। और एक दिन उसकी मामी ने एक अमीर बुढ़े से उसका सौदा कर दिया, और जिस रात वो बेहोश करके उसे बुढ़े के साथ अनन्या को हमेशा के लिए विदेश भेजने वाली थी, अनन्या के मामा को अपनी पत्नी के बारे में, अपनी पत्नी की साजिश के बारे में पता चल गया। लेकिन वो मजबूर थे, अपनी पत्नी के आगे कुछ बोल नहीं सकते थे, मगर अपनी बहन की आखिरी निशानी अनन्या को भी बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने चुपके से अनन्या को घर से भगा दिया और अनन्या ने अपनी दोस्त काव्या के घर जाकर पनाह ली। काव्या के घर वाले अच्छे थे, उसे अपने घर में रख लिया और काव्या की तरह उसके साथ सगी बेटियों जैसा व्यवहार करने लगे। काव्या की तरह वो भी आर्यन सिंह को आर्यन भाई कहती थी और काव्या को अपनी बहन जैसा मानती थी। और आज जब काव्या इस घर की बंदिशों से तंग आकर घर को छोड़कर जा रही थी, तो अनन्या को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहली बात तो वो काव्या को बर्बाद होते देखना नहीं चाहती थी, और दूसरी बात, अगर काव्या चली जाती तो उसका क्या होता। वो डर के मारे सफेद बढ़ गई। वो जानती थी कि रघुवंशी परिवार की इज्जत पर दाग लगने का मतलब सीधी मौत है। काव्या, प्लीज एक बार सोच लो, अंकल जी को हार्ट अटैक हो जाएगा, और आर्यन भाई, वो भी तो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे ना, अनन्या ने विनती भरे लहजे में कहा। काव्या ने एक चालाक शातिर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वो मुझे तभी ढूंढेंगी ना जब उन्हें पता चलेगा। देखो अनन्या, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं सबको कह दूंगी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो और जल्दी ही उसके साथ निकलने का इरादा रखती हो। और ये तो तुम्हें पता ही होगा, जब हमारी हवेली में रहती हो तो तुम्हारी इज्जत से हमारी इज्जत भी जुड़ी हुई है। और वैसे भी भाई को तुमसे सख्त चिढ़ है, वो तो शुरू से ही इस हक में नहीं थे कि तुम इस घर में रहो। वो पल भर में यकीन कर लेंगे। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो। वो जानती थी कि आर्यन सिंह उससे हमेशा खार खाता है। काव्या ने उसकी खामोशी का पूरा फायदा उठाया और इधर दो अपना मोबाइल, मुझे पता है कि मेरे निकलते ही तुम फोन करके सबको इकट्ठा कर लोगी और मेरे पीछे लगा दोगी। अभय का मैसेज आया है कि वो गली के कोने पर पहुंच गया है, तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकल रही हूँ। काव्या ने जबरदस्ती अनन्या के ठंडे हाथों से मोबाइल छीना और खुद वॉशरूम जाने का बहाना करके खिड़की की ओर बढ़ गई, और अनन्या स्तब्ध खड़ी रह गई।
उसके ख्यालों में भी नहीं था कि काव्या उसे ढाल बनाकर खुद भागने का रास्ता बना चुकी थी। वो कुछ सोच पाती कि तभी बाहर पोर्च में गाड़ी के टायरों की चीखती हुई आवाज गूंजी। आर्यन सिंह आ गए थे। वो घबराकर काव्या को आवाज देने के लिए मुड़ी, मगर कमरा खाली था। खिड़की खुली हुई थी और पर्दा हवा में डरावनी आवाज की तरह लहरा रहा था। काव्या जा चुकी थी। अनन्या के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वो भागकर खिड़की तक गई, लेकिन नीचे लॉन में काव्या कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। काव्या! उसके गले से दबी हुई चीख निकली। वो वापस कमरे में आकर गुमसुम सी बैठ गई। अब उसका ठिकाना क्या होगा? उसे ये तो पक्का यकीन था कि अब उसे इस घर में पनाह नहीं मिलेगी। बेबसी के कई आंसू उसके गालों से गिरने लगे थे। न जाने कितनी देर हो गई थी उसे इस अंधेरे कमरे में बैठे हुए। अब तक तो घर वालों को काव्या के गायब होने का भी पता चल चुका होगा। उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सामने आर्यन सिंह खड़ा था। 6 फुट का रौबदार कद, कड़क इस्त्री का कुर्ता पायजामा, कंधे पर महंगी शॉल और आंखों में वो बर्फीली सख्ती जो सामने वाले का खून जमा दे। काव्या कहाँ है? उसकी गरजती आवाज ने उसे वहीं जड़ कर दिया। अनन्या का चेहरा हल्दी जैसा पीला पड़ चुका था। वो क्या बताती? उसकी जुबान तो जैसे तालू से जाकर चिपक गई थी। मैं पूछ रहा हूं काव्या कहाँ है, और तुम उसके कमरे में क्या कर रही हो? आर्यन सिंह ने उसे तेज शक भरी नजरों से देखा, उस लड़की को जो हमेशा उसके सामने नजरें झुपाए खड़ी रहती थी। उसी समय अनन्या के हाथ में पकड़े काव्या के फोन पर आर्यन सिंह की नजर पड़ी, जिसे जल्दबाजी में जाते हुए शायद काव्या भूल गई थी और अनन्या का फोन अपने साथ ले गई थी। आर्यन सिंह की तेज निगाह तुरंत फोन पर गिरी और वो 2 कदम में अनन्या तक पहुंच गया और झपटकर उसका फोन हाथ से छीन लिया। स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था और एक मैसेज लिखा था, जान, मैं पिछली गली में हूँ, जल्दी निकलो वरना वो तुम्हारा जल्लाद भाई पहुंच जाएगा। ये मैसेज अभय की तरफ से किया गया था। आर्यन सिंह के चेहरे पर एक पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। उसकी कनपटी की नसें उभर आई। उसने धीरे धीरे नजर उठाकर अनन्या को देखा। उसकी आंखें अब मानवीय नहीं थी, बल्कि अंगार बन चुकी थीं। ये अनन्या एकदम सफाई देने लगी, मगर शब्द उसका साथ छोड़ गए। तो ये चल रहा है इस घर में? आर्यन सिंह की आवाज धीमी थी, लेकिन बेहद खतरनाक। तुम मेरे घर में रहकर, मेरे टुकड़ों पर पलकर, मेरे ही घर की इज्जत में सेंध लगा रही हो। किसे बुलाया है तुमने? कौन है ये? वो शेर की तरह दहाड़ा था और अनन्या का हाथ पकड़ लिया। नहीं आर्यन भाई, ये मेरा नहीं, ये काव्या का फोन है। वो चली गई है। अनन्या रोते हुए चिल्लाई। झूठ मत बोलो। एक जोरदार थप्पड़ अनन्या के गाल पर पड़ा था और वो लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। काव्या पूरे घर में नहीं है, मैं अभी अभी देख कर आया हूं। तुमने उसे भगाया है ना? बताओ कहाँ भेजा है उसे? या तुम खुद जाने की तैयारी कर रही थी और वो बेचारी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी? आर्यन सिंह का दिमाग झनझना गया था। उसे बस इतना दिखाई दे रहा था कि मैसेज पर जल्लाद भाई लिखा था। फोन अनन्या के हाथ में था और काव्या गायब थी। शक की सुई सीधे अनन्या पर घूम गई थी, क्योंकि काव्या हमेशा आर्यन सिंह के सामने मासूम बनकर रहती थी, जबकि अनन्या को वो बेबाक समझता था। वो अभय के साथ गई है, मैंने उसे रोका था, मेरा विश्वास करें, अनन्या हिचकियों के साथ बता रही थी। मगर आर्यन सिंह की समझ पर गुस्से का मोटा पर्दा पड़ चुका था। अगर काव्या घर से बाहर कदम निकाल चुकी है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें ठहराऊंगा मैं। तुमने उसे उकसाया होगा। तुम जैसी घटिया नस्ल की लड़कियों का यही काम होता है, अमीर घर की लड़कियों को मूर्ख, बेवकूफ बनाना। वो उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए लॉन्ज में लाया। घर के नौकर और निकुंज सिंह चिंतित होकर बाहर आए थे। ये क्या हो रहा है आर्यन सिंह? निकुंज सिंह ने बेटे के पागलपन भरे रूप को देखकर पूछा। पूछिए इससे पापा, पूछिए इससे कि हमारी इज्जत कहाँ है, काव्या कहाँ है? उसने अनन्या को फर्श पर झटका दिया। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। साहब जी, छोटी बटिया को एक लड़की के साथ गाड़ी में बैठते देखा है गेट कीपर ने। और ये खबर बम बनकर गिरी थी। आर्यन सिंह ने खौफनाक और भयानक नजरों से अनन्या को घूना। देखा तुमने? तुम सफल हो गई ना? मेरी बहन को भगाया तुमने ताकि तुम अपना रास्ता साफ कर सको। ये शायद इसलिए कि तुम मुझसे, हमारे परिवार से अपनी असफलताओं का बदला लेना चाहती थी। जलती थी ना हमारे परिवार की खुशियों से, क्योंकि ये खुशियां तुम्हें नसीब नहीं हुई थी, और आज तुमने हमारे परिवार की खुशियों को आग लगा दी। अनन्या जोर जोर से सर हिला रही थी। आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। गाल पर पड़े थप्पड़ का निशान साफ उभर आया था। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने उसे हवा दी है। तुम इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हो, और अब सजा भी तुम ही पाओगी। आर्यन सिंह की आवाज फैसला सुना चुकी थी। कौन सी सजा? निकुंज सिंह ने घबराए हुए अंदाज में पूछा। बदने की सजा पापा। हमारी इज्जत गई है, अब इसकी कीमत ये लड़की चुकाएगी। काव्या तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन ये जो घर में मौजूद आस्तीन का सांप है ना, इसे मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कमर से पिस्तौल निकाली और अनन्या का पूरा शरीर कांप उठा। पंडित जी को बुलाइए, अभी और इसी वक्त।
आर्यन सिंह का आदेश पत्थर पर खुदा हुआ था। आर्यन, होश में आओ, गुस्से में फैसले मत लो। निकुंज सिंह ने उसे रोकना चाहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे जिंदा दफन कर दूं तो मुझे मत रोकिए पापा, वरना पंडित जी को बुलाइए। मैं इसे अपनी कैद में रखूंगा। इसे पत्नी नहीं, अपनी इज्जत का खरीदार बनाकर रखूंगा। ये रोज मरेगी और रोज जिएगी। जो कुछ इसके बाद हुआ वो अनन्या के लिए किसी खूनी डरावने सपने से कम नहीं था। आधे घंटे के अंदर पंडित जी आ चुके थे। घर का माहौल शोक में डूबा हुआ था। अनन्या को जबरदस्ती लॉन्ज में बिठाया गया। उसके आंसू सूख चुके थे, बस आंखों में पत्थर की सी जमावट थी। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी एक ऐसे आदमी के हवाले की जा रही है जो उसे इंसान भी नहीं समझता। फेरे हुए, मजबूरी के फेरे, जिसमें उसका हाँ उसकी आत्मा को कुचल कर निकला था। कमरा लॉक करके जैसे ही आर्यन सिंह पलटा, अनन्या अब भी फर्श पर गिरी हुई थी। वो धीमे नपे तुले कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसके जूतों की टक टक अनन्या के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। अनन्या सहम कर खुद को समेट गई। आर्यन सिंह ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। उसकी आंखों में वीरानी, जहर और अंधेरा तैर रहा था। जानती हूं मैंने तुम्हें क्यों चुना? उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी, मगर एक कयामत भी। क्योंकि अगर मार देता तो तुम एक ही पल में सुकून पा लेती, लेकिन मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूं। तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब तुम देखोगी कि आर्यन सिंह की नफरत किसी भी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती है। अनन्या ने कांपते होठों और लड़खड़ाती पलकों के साथ उसकी ओर देखा था। उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी, टूटन थी, एक ऐसा दर्द जो बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने आपकी बहन को नहीं छीना, मैंने तो सिर्फ उसे बचाना चाहा। काश आप एक बार अपनी नफरत की पट्टी हटाकर सच देख पाते। ये पहली बार था जब उसने उसकी आंखों में डालकर ये बात कही थी, और उसकी ये हिम्मत देखकर आर्यन सिंह के गुस्से पर तेल की तरह गिरा था। अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारी कोई सफाई, कोई सच्चाई अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती। तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। उसने उसे झटके से छोड़ दिया। आज की रात तुम्हारी सुहाग रात नहीं, बल्कि तुम्हारी बर्बादी की पहली रात है। वो उसके सामने बैठा लाल अंगार आंखों से उसे घूर रहा था। शायद वो पीकर आया था। अपने गम को, अपने दुख को कम करने की कोशिश की थी। अनन्या ने मुंह फेर लिया, और ये मुंह फेरना जैसे आर्यन सिंह के गुस्से को हवा दे गया। उसने कसकर अनन्या के जबड़ों को दबोच लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे अकड़ दिखा सको। हर रात तुम्हारी अकड़ और जिद तोड़ूंगा। तुम्हें अपने बिस्तर की शोभा बनाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कभी शामिल नहीं हो सकोगी। वो बेदर्दी से उसके नाजुक होठों पर झुका था। इतनी शिद्दत से उसे तकलीफ दे गया कि वो तड़प उठी थी। खून की कुछ बूंदें उसके नाजुक होठों से छलक उठी थी। उसकी आंखों का जुनून देखकर वो डर गई, लेकिन आर्यन सिंह अपने होश में कहाँ था। कंधों से पकड़कर उसे बेड पर बिठाया था, लेकिन उंगलियां उसके कंधों में धसी जा रही थी। बड़ी बेदर्दी से उसने अनन्या को हर चीज से आजाद किया था। उसकी नाजुकी और उसकी खूबसूरत नरम मुलायम दूधिया धड़कनों को देखते वो बेकाबू हुआ था। और अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बेबसी का ये हाल था कि उसने अपने आप को उस जालिम के हवाले कर दिया था, जो बेखुदी या मदहोशी में उसकी धड़कनों पर नहीं झुका था, बल्कि अपने अंदर जलती गुस्से की आग को कम करने के लिए उसके ऊपर झुका था। और उसने उसके वजूद के हर नाजुक हिस्से को बुरी तरह रौंदा था, और उसने अपनी सिसकियों को अपने होठों में दबा लिया था। अपनी मनमानी करने के बाद वो उससे दूर हुआ था। अब कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन उस हल्के अंधेरे में उसके दूधिया चेहरे पर चमकते आंसुओं की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उन आंसुओं का, उन सिसकियों का आर्यन सिंह के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ था। शर्ट के बटन लगाता हुआ वो पीछे हटा था। यहीं अब अंधेरे में बैठकर सोचो कि तुमने किससे टकराने की हिम्मत की है। वो खड़ा हुआ, कमरे की सारी लाइटें बंद की और बाहर चला गया। कमरा काले अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क बिल्कुल आर्यन सिंह की आवाज जैसी लगी, सख्त, बेरहम, काटने वाली। अनन्या ने बेबस होकर घुटनों में सिर देकर रोना शुरू कर दिया। ऐसा रोना जैसे दिल फट जाए। वो अनाथ थी, बेसहारा थी, लेकिन बच्चलन नहीं थी। और आज उस पर बच्चलनी की मुहर लगा दी गई थी। उसके वजूद को रौंद दिया गया था। वो सारी रात उसी ठंडे फर्श पर बैठी रही। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका दिल अब सूज चुका था। उसे काव्या पर गुस्सा आ रहा था, उस दोस्त पर जिसने अपनी खुशी के लिए अनन्या की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हे भगवान, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। तू देख रहा है ना? उसने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूटे दिल से शिकवा किया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अनन्या वहीं फर्श पर सोई हुई थी। दरवाजा खुला, नौकरानी अंदर आई। बिटिया उठ जाओ। नौकरानी की आवाज में सहानुभूति कम और डर ज्यादा था। अनन्या हड़बड़ा कर उठी।
उसका पूरा शरीर थर्रा रहा था। दरवाजे पर आर्यन सिंह खड़ा था। वो एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा था, तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए। उसके चेहरे पर रात के तूफान के भाव नहीं, बल्कि एक ठंडी संतुष्टि थी। उठ गई, उसने सपाट लहजे में पूछा, ये मत समझो कि अब विवाह हो गया तो तुम रानी बनकर राज करोगी। नाश्ता तैयार है, लेकिन आओ और सबके साथ नहीं, बल्कि रसोई में नौकरों के साथ नाश्ता करोगी, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी औकात अभी भी एक नौकरानी से अधिक नहीं है। अनन्या के दिल पर जैसे चुभन हो गई। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोके। और हाँ, आर्यन सिंह ने जाते जाते पलटकर कहा, काव्या की तलाश मैंने शुरू कर दी है। जिस दिन वो मिलेगी उस दिन सारा सच सामने आएगा। और दुआ करना कि तुम सच्ची हो, क्योंकि अगर काव्या ने पुष्टि कर दी कि तुम उसके फरार होने में शामिल थी, तो फिर जो हाल मैं तुम्हारा करूंगा ना, वो इतिहास में दर्ज होगा। मुझे यकीन तो पूरा है कि तुमने ही काव्या को भगाया है, लेकिन फिर भी मैं काव्या के मुंह से सुनकर पुष्टि करना चाहता हूँ। वो चला गया, अपनी परफ्यूम की खुशबू और धमकियों की प्रतिध्वनि छोड़कर। अनन्या दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। जिस दिन सच सामने आएगा आर्यन सिंह, उसने दिल में कहा, उस दिन आपका पछतावा शुरू होगा, और तब मैं आपको माफ नहीं करूंगी। उसने अपना दुपट्टा सीधा किया, आंसू पूछे और सिर उठाकर कमरे से बाहर कदम रखा। वफा की जंजीर उसके पैरों में पड़ चुकी थी। अब देखना ये था कि ये जंजीर उसे तोड़ती है या वो उस जंजीर को पिघला देती है। हवेली की ऊंची दीवारों में बंद अनन्या के लिए समय जैसे थम सा गया था। हर गुजरता दिन उसके लिए नई आपदा लेकर आता, और हर रात एक नया दर्द। वो हर रात उसके नाजुक वजूद पर अपनी नफरतें उदेलता था। विवाह के बाद 2 सप्ताह उसकी जिंदगी के सबसे भयानक दिन थे, जिनमें उसने अपने आत्मसम्मान को रेजा रेजा होते देखा। आर्यन सिंह ने अपने कहे हुए हर शब्द की पूरी पालना की थी। उसने अनन्या को पत्नी नहीं, बल्कि एक अपराधी बनाकर रखा था। उसे घर के किसी सदस्य से बात करने की अनुमति नहीं की। अनन्या पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती। नौकरों के रोकने के बावजूद आर्यन सिंह का आदेश था कि अनन्या इस घर की बहू नहीं, बल्कि नौकरानी है, और उसे अपनी औकात याद रखनी चाहिए। अनन्या के हाथ जो कभी किताबें थामते थे, अब साबुन और झाड़ू से खुरदुरे हो चुके थे। उसका रंग जो गुलाब की तरह खिलता था, अब मुरझाए पत्तों की तरह पीला पड़ चुका था। आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे उसकी बेबस रातों की गवाही दे रहे थे। लेकिन आर्यन सिंह की आंखों में नफरत की इतनी मोटी पट्टी लगी थी कि उसे अनन्या की चुप्पी में छिपी चीखें सुनाई नहीं देती थीं। काव्या के ना मिलने की जलन और गुस्सा आर्यन सिंह को और भी कठोर बना देता था। एक रात जब अनन्या किचन में बर्तन धो रही थी, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और शरीर बुखार से तप रहा था। आर्यन सिंह पानी पीने के इरादे से अंदर आया। अनन्या को सिंक पर झुके देखकर उसके होठों पर एक तंज भरी मुस्कान उभरी। क्या नाटक है ये? उसकी ठंडी आवाज सुनकर अनन्या चौंकी और हाथ से प्लेट छूटकर फर्श पर गिरी और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। आर्यन सिंह का पारा चढ़ गया। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम चीजें तोड़ती फिर रही हो। अभी और इसी समय साफ करो, उसने दहाड़ते हुए कहा, और अनन्या कांपते हाथों से कांच के टुकड़े समेटना शुरू करने लगी। बुखार की वजह से उसे बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे कि तभी एक नुकीला टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया और खून फूट पड़ा। लेकिन उसके मुंह से एक आह तक ना निकली, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी आह पर आर्यन सिंह को कोई रहम नहीं आएगा, बल्कि वो उसे और अधिक तिरस्कार का शिकार बनाएगा। बहुत नाजुक बनने की कोशिश मत करो। ये खून और ये आंसू मेरे सामने बहाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी औरतें ये सब सहानुभूति पाने के लिए करती हैं। वो नफरत भरे स्वर में कहते हुए पानी पिए बिना वहां से चला गया। अनन्या वहीं खून से भरी उंगली थामे फर्श पर बैठ गई। उसके आंसू जो उसके घाव पर टपक रहे थे, बुरी तरह जलन पैदा कर रहे थे, लेकिन दिल का घाव इससे कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। अगली सुबह हवेली में अजीब सी हलचल थी। निकुंज सिंह चिंता में लॉन्ज में टहल रहे थे, जबकि आर्यन सिंह फोन पर किसी पुलिस अफसर पर चिल्ला रहा था, मुझे मेरी बहन चाहिए इंस्पेक्टर। अगर आज शाम तक काव्या का कोई पता नहीं चला तो पूरा थाना हिला दूंगा। वो फोन बंद करके सोफे पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर थकान और गुस्से के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अनन्या झाड़ू लगाती वहां से गुजर रही थी जब आर्यन सिंह की नजर उस पर पड़ी। वो एकदम गुस्से से उठकर खड़ा हुआ और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अनन्या सहम कर दीवार से लग गई। बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? उसने अनन्या का बाजू कसकर पकड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी बहन न जाने किस हालत में होगी, और तुम यहाँ जिंदा हो, सांस ले रही हो। मेरा बस चले तो मैं। उसका गुस्सा शब्दों से आगे बढ़ चुका था। अनन्या ने घबराकर सिर हिलाया। उसका गला सूख चुका था। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर आर्यन सिंह ने उसे झटक दिया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं कोई गलती कर दूं। अनन्या लड़खड़ाते हुए वहां से भागी। शाम के साये गहरे हो रहे थे कि अचानक हवेली के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजे थे। बड़ा सा गेट खुला और एक पुलिस जीप अंदर दाखिल हुई। आर्यन सिंह और निकुंज सिंह तेजी से बाहर की ओर दौड़े।
जीप का दरवाजा खुला और एक लेडी कांस्टेबल किसी को सहारा देकर बाहर लाई। वो कोई और नहीं, वो काव्या थी। लेकिन वो काव्या नहीं थी जो 2 हफ्ते पहले घर से निकली थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूते तक नहीं थे, चेहरा चोटों से भरा था और वो पूरे शरीर के साथ कांप रही थी, जैसे उसकी आत्मा भी डर से सिकुड़ गई हो। काव्या! निकुंज सिंह चीखते हुए उसकी ओर भागे और उसे गले से लगा लिया। आर्यन सिंह पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अपने फूल सी बहन की ये हालत देखकर उसकी रूह कांप उठी। वो टूटे कदमों से आगे बढ़ा। ये सब किसने किया? उसकी आवाज दर्द से और आग से मिला हुआ तूफान थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, सिंह साहब, वो लड़का अभय, वो एक ठग था। उसे दूसरे शहर ले गया, इसके गहने और पैसे लूट लिए और फिर इसे एक होटल में छोड़कर भाग गया। हमने वहां छापा मारा तो ये वही मिली। ये सुनते ही आर्यन सिंह की मुट्ठियां कस गईं। उसका खून खौल उठा। वो घुटनों के बल बहन के पास बैठ गया। काव्या, मेरी गुड़िया! उसने कांपते हाथ से काव्या के सिर पर हाथ रखा। भाई की आवाज सुनते ही काव्या फूट फूट कर रो पड़ी, ऐसे जैसे उसका दिल महीनों के बाद एक बोझ उतार रहा हो। वो आर्यन सिंह से लिपटकर ऐसे रोई जैसे उसके टूटे हुए भरोसे की आखिरी दीवार ही ढह गई हो। निकुंज सिंह उसे सहारा देकर अंदर ले गए। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। अनन्या अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके दिल में काव्या के लिए दर्द उमड़ आया। हालांकि यही काव्या उसकी जिंदगी को नर्क बनाने का कारण बनी थी, फिर भी अनन्या का दिल इंसानियत से खाली नहीं था। कुछ देर के बाद जब काव्या को होश आया तो वो बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। आर्यन सिंह उसके सिरहाने बैठा उसका हाथ सहला रहा था। भाई, काव्या की कमजोर आवाज निकली, मैं यहाँ हूँ गुड़िया, मैं उस अभय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे तुमसे भी शिकायत है काव्या, बहुत नाराज हूँ तुमसे। एक बार अपने भाई पर भरोसा तो करती। अगर तुम्हें उस लड़के से मोहब्बत थी तो मुझे बताती, मैं उसकी पूरी इंक्वायरी निकलवाता और अगर वो मुझे तुम्हारे लायक लगता तो मैं खुद ही उससे तुम्हारी शादी करवाता। लेकिन तुमने तो खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन सिंह ने उसे भरोसा दिलाया। काव्या ने आंखों से बहते आंसुओं के बीच अपने भाई को देखा। अभय ने मुझे धोखा दिया भाई, मगर मैंने भी किसी को धोखा दिया है। आर्यन सिंह चौंक गया। क्या मतलब? काव्या ने हिचकी लेते हुए कहा। अनन्या, अनन्या कहाँ है? अनन्या का नाम सुनते ही आर्यन सिंह के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसका नाम मत लो, उसी ने तुम्हें भगाया था ना। मुझे पता है कि मेरी बहन कितनी मासूम है और वो लड़की अनन्या कितनी तेज तर्रार। मुझे वो लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। जरूर उसने ही तुम्हारे दिमाग में ये सारी खुराफात डाली होगी और अब वो अपने किए की सजा भुगत रही है। मैंने उसकी जिंदगी को एक नर्क बनाकर रख दिया है, तुम चिंता मत करो। ये सुनते ही काव्या तड़प कर उठने की कोशिश करने लगी। नहीं भाई नहीं, ये आपने क्या कर दिया? वो बुरी तरह तड़प रही थी। आर्यन सिंह उसे संभालने लगा। क्या हुआ काव्या? लेट जाओ। काव्या ने आर्यन सिंह का हाथ पकड़ लिया। अनन्या बेगुनाह है भाई, वो बेगुनाह है। उसने मुझे भगाया नहीं था, बल्कि उसने तो मुझे रोका था। वो मेरे पैरों में गिर गई थी कि मत जाओ काव्या, अंकल की इज्जत खराब हो जाएगी। वो तो आपको फोन करके बताने वाली थी, लेकिन मैंने उसका फोन भी छीन लिया ताकि वो किसी को कुछ बता ना सके। मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैंने उसे धक्का दिया और भाग गई। मैंने जानबूझकर अपना मोबाइल उसके हाथ में छोड़ दिया था ताकि आपको लगे कि वो मिली हुई है। मैं डर रही थी कि अगर पकड़ी गई तो आरोप उस पर डाल दूंगी। भाई, वो मासूम है और मैं गुनहगार। आपने उसे सजा क्यों दी? काव्या के शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह आर्यन सिंह के कानों में घुस रहे थे। उसका दिमाग शीतल हो गया था। पैरों तले से जमीन सरक गई। वो पत्थर का बना काव्या को देख रहा था और उसके कानों में अनन्या की वही फरियादें गूंजने लगी जो उसने शादी वाली रात की थी। मैं बेगुनाह हूं, मेरा विश्वास करो, ईश्वर गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया। आर्यन सिंह को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर बाहर रख दिया हो। उसने अपने अहंकार और गुस्से में आकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने उस पर वो अत्याचार किए थे जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किए जाते। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने हाथों पर अनन्या का खून महसूस होने लगा। वो अचानक उठ के खड़ा हुआ। ये तुम क्या कह रही हो काव्या? सच कह रही हूँ भाई, अनन्या को बचा लो। उसने मेरी खातिर अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और मैंने। काव्या फिर से रोने लगी। आर्यन सिंह वहां एक पल भी नहीं रुक सका और पागलों की तरह कमरे से बाहर निकला। उसे अपना आप दुनिया का सबसे घटिया और दीन इंसान लग रहा था। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वो सीढ़ियां भांता हुआ सर्वेंट क्वार्टर जैसे कमरे की ओर भागा जहां पर उसने अनन्या को कैद कर रखा था। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे माफ कर दो अनन्या, मुझे माफ कर दो। वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसे जोर से धक्का देकर खोला। अंदर घना अंधेला और दम घुटता माहौल था। अनन्या, उसने पुकारा,
मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने दीवार को टटोलकर लाइट ऑन की। सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। अनन्या ठंडे फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा आग की तरह लाल दहक रहा था। वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी। आर्यन सिंह भागकर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका शरीर मानो अंगारों की तरह जल रहा था। अनन्या, आंखें खोलो! आर्यन की आवाज भर्रा गई थी। अनन्या ने आधी खुली धुंधली आंखों से उसे देखा। उसे लगा जैसे आर्यन उसे फिर से मारने आया हो। मत मारिए, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत दर्द, मत मारिए। वो आधी बेहोशी में बड़बड़ा रही थी और दर्द के मारे सिकुड़ती जा रही थी, जैसे आर्यन का उठता हाथ फिर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। और अनन्या के ये शब्द आर्यन सिंह के लिए तड़पते कोढ़े से कम नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू टपककर अनन्या के तपते चेहरे पर गिरने लगे। नहीं मारूंगा अनन्या, मैं नहीं मारूंगा, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मुझे माफ कर दो। वो उसे अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो उठा था। वहीं आर्यन सिंह, जिसके चेहरे की शिकन भी कभी ढीली नहीं होती थी, आज अपनी ही गलती के बोझ तले टूटा खड़ा था। वो अनन्या को गोद में उठाकर बाहर की ओर दौड़ा। गाड़ी निकालो! उसकी दहाड़ती आवाज ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी पोर्च में लगाकर रखी। निकुंज सिंह भी बाहर आ चुके थे और बेटे की हालत देखकर समझ गए थे कि सच अब सामने आ चुका है। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। पिछली सीट पर अनन्या आर्यन की गोद में सिर रखे लेटी थी। लगातार बुखार और डर की हालत में थी। कभी वो काव्या को पुकारती तो कभी अपने माँ बाप को पुकारती थी और कभी आर्यन से रहम की भीख मांगती थी। आर्यन उसका हाथ पकड़े बार बार उसके माथे पर चूमता जा रहा था और रोते हुए उसे संभाल रहा था। बस थोड़ा और अनन्या, बस थोड़ा और, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसे अपनी हर की हुई बेइज्जती याद आने लगी। वो थप्पड़, वो ताने, वो टूटे बर्तन, वो फर्श पर फैला खून, वो रातें जब उसने उसे रुलाकर खुद सुकून से सोया था। आर्यन सिंह को लग रहा था जैसे वो खुद को गोली मार दे। हे भगवान, मेरी गलती को माफ कर दो, इसे बचा लो, इस मासूम को बचा लो। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो दिल ही दिल में भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही वो अनन्या को लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ा। डॉक्टर, डॉक्टर! उसकी आवाज से पूरा अस्पताल गूंज उठा। डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर लेकर आए और अनन्या को उस पर लिटाया। डॉक्टर ने अनन्या की नब्ज देखी और फिर गंभीरता से आर्यन सिंह को देखा। इनका बुखार दिमाग तक पहुंच चुका है और शरीर में पानी की बहुत कमी है। इनकी हालत बहुत चिंताजनक है। आपने लाने में बहुत देर कर दी मिस्टर सिंह। डॉक्टर के शब्द आर्यन सिंह के दिल पर हथौड़े बनकर गिरे थे। जो भी करना है करे डॉक्टर, लेकिन मुझे ये जिंदा चाहिए। दुनिया का जो भी इलाज करना है करें और पैसों की चिंता मत करें, बस इसे बचा लें। आर्यन ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। अनन्या को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आर्यन शीशे की दीवार के बाहर खड़ा अंदर देख रहा था, जहां उसकी पत्नी, उसकी कैदी, जीवन और मौत की जंग लड़ रही थी। मशीनें बीप कर रही थीं और आर्यन सिंह अपनी ही लगाई आग में जल रहा था। ये वो पल था जब उसका घमंड पूरी तरह टूट गया था और सिर्फ पछतावा बचा था। ऐसा पछतावा जो शायद अब पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे पता था कि अगर अनन्या बच भी गई तो क्या वो इस इंसान को कभी माफ कर पाएगी जिसने उसकी मासूमियत को कुचल डाला था। मगर फिलहाल सवाल माफी का नहीं था, सवाल अनन्या की जिंदगी का था। अस्पताल के सफेद बिस्तर से हवेली के भव्य बेडरूम तक का सफर अनन्या ने तय तो कर लिया, मगर जो अनन्या अस्पताल गई थी वो वापस नहीं आई। वापस आने वाली लड़की एक चलती फिरती लाश थी, जिसके अंदर से आत्मा खींच ली गई थी। हवेली का नक्शा बदल चुका था। वही आर्यन सिंह जो कभी इस घर में अपनी आवाज की गड़गड़ाहट से सबको डराता था, अब अनन्या के कदमों की आहट का मोहताज हो गया था। अनन्या की मासूमियत साबित होने और काव्या की असली हकीकत सामने आने के बाद आर्यन के पैरों तले से सिर्फ जमीन ही नहीं खिसकी थी, बल्कि उसके सर से आसमान भी हट चुका था। वो दिन रात अनन्या की देखभाल में लगा रहता, अपने हाथों से उसे दवा खिलाता, उसके लिए खाना लाता, यहाँ तक कि ऑफिस जाना भी छोड़ चुका था। उसे डर था कि अगर वो उसकी नजरों से ओझल हुई तो कहीं गायब ना हो जाए। मगर अनन्या का रवैया आर्यन के लिए मौत से भी भयानक था। वो उसे ना देखती थी, ना उसकी किसी भी बात का जवाब देती थी। वो घंटों घंटों खिड़की के पास बैठकर बाहर के खालीपन को घूरती रहती थी। आर्यन सिंह उसके सामने घंटों माफी मांगता, अपने माथे को उसके पैरों में रखकर रोता, गुहार लगाता, मगर अनन्या के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो एकदम पत्थर जैसी हो चुकी थी, इतनी कठोर कि जिस पर ना आंसू असर करते थे और ना आहें। काव्या भी कई बार रोती हुई उसके पास आई थी।
उससे माफ़ी भी मांगी, मगर अनन्या ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसे पहचानती ही ना हो। ये तिरस्कार, ये ठंडापन आर्यन सिंह को अंदर तक झंझोड़ रहा था। एक रात आर्यन सिंह उसके लिए खाना लेकर कमरे में आया। अनन्या हमेशा की तरह खिड़की में बैठी बाहर देख रही थी। आर्यन सिंह ने ट्रे मेज पर रखी और हिम्मत जुटाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अनन्या, कुछ खा लो, डॉक्टर ने कहा है दवा खाली पेट नहीं लेनी। अनन्या ने कोई जवाब न दिया और न हिली। आर्यन सिंह का सब्र जवाब दे गया। वो पिछले 1 महीने से उसकी चुप्पी की सजा भुगत रहा था। उसने अनन्या को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। बोलती क्यों नहीं हो तुम? वो तड़प कर चिल्लाया। चीखो मुझ पर, चिल्लाओ, गालियां दो, मारो मुझे, मेरा गिरेबान फाड़ दो, मुझसे बदला लो अनन्या, मगर भगवान के लिए ऐसे चुप मत रहो। तुम्हारी ये चुप्पी मेरा दम घोट रही है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। आर्यन सिंह उसके सामने बिखर चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसकी प्रतिक्रिया चाहता था, चाहे वो नफरत ही क्यों ना हो। मगर अनन्या ने अपनी खाली और वीरान आंखों से उस इंसान को देखा जो अब उसका अपराधी कम और भिखारी ज्यादा लग रहा था। उसके होंठ हिले और बहुत दिनों बाद आज उसकी आवाज निकली, इतनी ठंडी और सपाट कि कमरे का तापमान घट गया। आर्यन सिंह, मरे लोग बोलते नहीं हैं। आपने जिस अनन्या से शादी की उसे आप उसी रात मार चुके थे। अब आप लाश से बात कर रहे हैं, और लाशें न बदला लेती हैं न माफ करती हैं, वो बस चुप रहती हैं। अनन्या के ये शब्द आर्यन सिंह के सीने में खंजर की तरह गड़ गए थे। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। अनन्या ने उसे जीवित दफना दिया था। आर्यन सिंह कमरे से निकल गया, क्योंकि वो उसकी आंखों में अपनी मौत का दृश्य और नहीं देख सकता था। दिन ऐसे ही रेंगते रहे। अनन्या अपनी दुनिया में बंद थी कि प्रकृति ने उसे एक और झटका दिया। पिछले कुछ दिनों से उसे अपने शरीर में अजीब भारीपन महसूस हो रहा था। चक्कर आना और मतली होना आम हो गया था, और वो समझ गई थी कि क्या मामला है। उसने घर में मौजूद प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया और परिणाम पॉजिटिव देखकर वो वॉशरूम के ठंडे फर्श पर बैठ गई। वो उम्मीद से भरी थी। उस व्यक्ति की संतान उसके अंदर पल रही थी जिसने उसकी इज्जत को अपने अहंकार के रेत में कुचला था। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वो चिल्लाए और रोए, मगर फिर एक डर ने उसे जकड़ लिया। आर्यन सिंह का वो एक शब्द कानों में गूंजा, तुम जैसी 2 कौड़ी की औरतें। और उसे लगा कि अगर आर्यन सिंह को इस बच्चे का पता चला तो या तो वो उसके चरित्र पर फिर से शक करेगा या इस बच्चे को उससे छीन लेगा। रघुवंशी परिवार का वारिस होने के नाते वो इस बच्चे को अपने पास रख लेगा और अनन्या को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा, या शायद उस बच्चे को अपने अहंकार की भेंट चढ़ा दे। अनन्या ने निर्णय कर लिया, वो अपनी संतान को इस जंजीर का हिस्सा नहीं बनने देगी। वो इस बच्चे को आर्यन सिंह का साया भी नहीं पड़ने देगी। ये बच्चा सिर्फ उसका है। वो इसे लेकर दूर चली जाएगी, बहुत दूर। और फिर वो रात बहुत भयानक थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवेली के सभी लोग गहरी नींद में थे। आर्यन सिंह भी सोफे पर सिर टिकाए सो रहा था, या शायद सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे अब बिस्तर पर नींद नहीं आती थी। अनन्या ने अपने कुछ कपड़े एक छोटे से बैग में डाले। उसने कोई आभूषण या कीमती चीज हाथ में नहीं ली थी। उसने अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी जो शादी की रात आर्यन सिंह ने जबरदस्ती उसकी उंगली में पहनाई थी, और उस अंगूठी को ड्रेसिंग टेबल पर उतार कर रख दिया। ये इस रिश्ते के खत्म होने का ऐलान था। उसने एक आखिरी नज़र सोते हुए आर्यन सिंह पर डाली। उसके दिल में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो कभी भर नहीं सकता था। मैं जा रही हूँ आर्यन सिंह, आपको आपके पछतावों के साथ अकेला छोड़कर। शायद यही आपकी असली सज़ा है, उसने दिल में कहा, और धीरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। वो हवेली के हर कोने से परिचित थी। पिछले दरवाजे का लॉक खोलते हुए उसके हाथ एक पल के लिए कांपे थे, मगर पेट में पल रही नन्ही सी जान का एहसास उसे हिम्मत दे गया था। वो बारिश में भीगती हुई बाहर निकल गई। ठंडी हवा के थप्पेड़े उसके शरीर से टकरा रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। वो अंधेरे में खो जाना चाहती थी। सड़क पर चलते हुए उसने पीछे मुड़कर एक नज़र उस भव्य महल को देखा था जो उसके लिए नर्क साबित हुआ था। वो एक नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ी, जहां वो सिर्फ अनन्या हो, किसी का बदला या कैदी ना हो। अगली सुबह आर्यन सिंह की आंख खुली तो उसे कमरे में अजीब सी वीरानी और खामोशी महसूस हुई। बारिश रुक चुकी थी, मगर हवा में ठंडक थी। उसने बिस्तर की तरफ देखा, वो खाली था। उसे लगा अनन्या वॉशरूम में होगी या फिर शायद नीचे गई होगी। वो उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो बाहर निकला तो उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जहां रोशनी में कुछ चमक रहा था। वो आगे बढ़ा और उस अंगूठी को उठा लिया। उसके दिल की धड़कन एकदम रुक सी गई। अंगूठी के नीचे कागज का कोई टुकड़ा नहीं था, कोई खत नहीं था, लेकिन वो सब समझ गया था। वो भागकर अलमारी की तरफ गया। कपड़े गायब थे। अनन्या! वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा।
पूरे घर में हड़कंप मच गया। हर कमरा, हर कोना खंगाला गया, मगर अनन्या कहीं नहीं थी। गेटकीपर ने बताया कि पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। आर्यन सिंह बारिश के पानी से भरे लॉन में घुटनों के बल गिर गया। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जिसे उसने सीने से लगाकर रखा। अब वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मुझे छोड़कर मत जाओ अनन्या, मैं मर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं, सब ठीक कर दूंगा। वापस आ जाओ। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, मगर सुनने वाली तो चली गई थी। वो उसकी कैद से, उसकी दुनिया से और उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। आर्यन सिंह, जो समझता था कि वो हाकिम है, आज वो भिखारी बन चुका था। एक ऐसा भिखारी जिसका कटोरा खाली था और जिसकी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो चुकी थीं। उसे अब सारी जिंदगी इस खाली कमरे में और इस अंगूठी के साथ बितानी थी। इंतजार की एक लंबी और एक दर्द भरी रात शुरू हो चुकी थी, जिसकी कोई सुबह नजर नहीं आ रही थी। समय का पहिया बड़ी बेरहमी से घूमता है और अपने पीछे वो निशान छोड़ देता है जो कभी नहीं मिटते। 4 साल का लंबा समय बीत चुका था। इन 4 सालों में हवेली की दीवारें और भी ऊंची और वीरान हो चुकी थीं। आर्यन सिंह अब वो घमंडी और अहंकारी शख्स नहीं रहा था जिसकी दहाड़ से पूरा शहर कांपता था, बल्कि अब वो एक ऐसा जिंदा लाश बन चुका था जो सांस तो लेता था, मगर जिसके अंदर जिंदगी की कोई ऊर्जा नहीं रह गई थी। अनन्या की जुदाई ने उसे राख कर दिया था। इन 4 सालों में उसने कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जहां उसने अनन्या को खोजा ना हो। उसके बालों में चांदी उतर आई थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उसकी नींद रहित रातों और दर्दनाक पछतावों के गवाह थे। अब वो अपनी बिजनेस, अपनी संपत्ति और अपनी शानो शौकत से बेपरवाह हो चुका था। उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ अनन्या को ढूंढना था और उसके पैरों में गिरकर अपनी आखिरी सांस लेना था। निकुंज सिंह और काव्या उसकी ये हालत देखकर खून के आंसू रोते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आर्यन सिंह को उसका अहंकार मार चुका है और अब उसकी लाश को केवल अनन्या ही जीवित कर सकती थी। मगर अनन्या का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ शहर के शोर शराबे से दूर एक सुहावनी वादी के एक छोटे से कस्बे में अनन्या अपनी अलग दुनिया बसा चुकी थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और एक छोटे से किराए के फ्लैट में अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी अपने 2.5 साल के बेटे रोहन के साथ रह रही थी। इन 4 सालों ने अनन्या को भी बदल दिया था। अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहादुर और आत्मसम्मान वाली माँ बन चुकी थी, जिसने परिस्थितियों की कठोर ठोकरों का अकेले सामना किया था। उसने रोहन की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर वो जानती थी कि रोहन की आंखों में जो सवाल हैं, उनका जवाब उसके पास नहीं है। रोहन हूबहू आर्यन सिंह की परछाई था। वही तीखे नक्श, वही गहरी आंखें, वही माथा और वही गुस्सा। जब वो उसे देखती तो उसका दिल दहल जाता था, क्योंकि उस मासूम चेहरे में उसे अपना अतीत दिखाई देता था। वो आर्यन सिंह को भुलाना चाहती थी, मगर रोहन का वजूद उसे हर पल उस व्यक्ति की याद दिलाता था जिसने उसकी आत्मा को कुचल दिया था। अनन्या ने कसम खाई थी कि वो अपने बेटे पर कभी भी उस क्रूर पिता का साया नहीं पड़ने देगी। मगर तकदीर के फैसले इंसान की कसमों के पाबंद नहीं होते। एक दिन स्कूल में वार्षिक फंक्शन था। अनन्या स्टेज के इंतजाम में बिजी थी, जबकि रोहन ग्राउंड में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी शहर में आर्यन सिंह अपनी एक जमीन के विवाद के सिलसिले में आया हुआ था और संयोग से उसी स्कूल के प्रिंसिपल उसके पुराने परिचित थे, जिन्होंने उसे फंक्शन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। आर्यन सिंह का मन नहीं था, मगर वो इनकार नहीं कर सका और भारी कदमों के साथ स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हुआ। अभी वो ग्राउंड से गुजर ही रहा था कि उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो भागते हुए ठोकर खाकर गिर गया था और उसके घुटने से खून निकल रहा था। आर्यन सिंह बिना सोचे समझे उस बच्चे की ओर दौड़ पड़ा था और उसे जमीन से उठाया। बेटा, अब ठीक हो? उसने नरमी से पूछा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके घाव पर रख दिया। बच्चे ने रोते हुए सिर उठाया और दोनों की नजरें मिलीं। समय जैसे ठहर गया, वक्त की गति रुक गई। आर्यन सिंह को लगा जैसे वो शीशे में अपना बचपन देख रहा हो। वही आंखें, गालों पर वही भंवर और वही चेहरा। एक अनजाना खिंचाव था जो उसे जकड़ चुका था। उसके दिल की धड़कनें तूफान की तरह तेज हो गईं। आपका नाम क्या है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। बच्चे ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, रोहन। रोहन प्रताप। प्रताप अनन्या के पिता का नाम था और आर्यन सिंह का दिमाग झन्ना गया। अभी वो कुछ और पूछने ही वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी और तड़पती हुई आवाज आई, रोहन।
आर्यन सिंह के वजूद में जैसे बिजली भर गई। ये आवाज तो उसकी थी जो पिछले 4 सालों से उसके सपनों और ख्यालों में समाई हुई थी। वो झटके से मुड़ा और सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें अटक गईं। कुछ कदम की दूरी पर अनन्या खड़ी थी, सफेद साधारण साड़ी में, चेहरा स्थिर मगर आंखों में दुनिया भर का आश्चर्य और भय। वो एकदम से दौड़ी और आर्यन सिंह के हाथ से रोहन को लगभग छीनते हुए अपने सीने में छिपा लिया, जैसे कोई उससे उसकी जान छीन रहा हो। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। वो शेरनी की तरह दहाड़ उठी। आर्यन सिंह लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसकी आंखें पानी से भर गईं। उसके सामने उसकी अनन्या खड़ी थी और उसके हाथ में उसका बेटा था। अनन्या, तुम और ये मेरा बेटा है? वो अनिश्चितता और खुशी के मिले जुले एहसास से बड़बड़ाया। वो आगे बढ़ना चाहता था, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को सीने से लगाना चाहता था, मगर अनन्या ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। रुको आर्यन सिंह, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम तो वही हो जो अपनी संतान को शक की नजर से देखते थे। तुम तो वही हो जिसने मुझे इसलिए घर से निकाला कि मैं बदकिरदार थी। आज किस मुंह से इसे अपना बेटा कह रहे हो? अनन्या के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह आर्यन सिंह के कानों में उतर रहे थे। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला अनन्या, तुम खुद मुझे और घर को छोड़कर गई थी। उसे अपनी आवाज खुद ही किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई। खोखली सी दलील, खोखली सी आवाज। और अनन्या हंसी थी, जहरीली हंसी। तुम्हारे इरादे वही थे आर्यन सिंह। अगर मैं खुद घर से ना निकलती तो तुम मुझे ऐसे ही गाली और बदकिरदार कहकर खुद धक्के देकर घर से निकाल देते। उसकी बात सुनकर वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका सारा घमंड, सारी अना मिट्टी में मिल चुकी थी। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी का उसे कोई एहसास नहीं था। वो हाथ जोड़कर बच्चों की तरह रो पड़ा। मैं अपराधी हूँ अनन्या, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम पर अत्याचार किया, मैंने अपनी ही खुशियों को आग लगा दी। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं इन 4 सालों में हर रोज मरा हूँ। मुझे सजा दो, मुझे मार डालो, मेरे टुकड़े कर दो, मगर मुझसे मेरी संतान और मेरी पत्नी मत छीनो। मैं तुम्हारे पैरों की मिट्टी बनकर रहूंगा, बस मुझे ठुकराओ मत। आर्यन सिंह की ये हालत देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध खड़े थे। रोहन भी माँ की गोद में जाकर सिमट गया था और हैरानी से उस अजनबी व्यक्ति को देख रहा था जो उसकी माँ के सामने रो रहा था। अनन्या का दिल भी खून के आंसू रो रहा था, मगर उसके दिमाग पर अतीत के जख्म अब भी ताज़ा थे। वो उस व्यक्ति पर फिर से भरोसा कैसे कर सकती थी जो उसे जानवरों से भी नीचा समझ चुका था? उठो आर्यन सिंह, ये ड्रामा बंद करो, अनन्या ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे आंसू मेरे जख्म नहीं भर सकते। शीशा जब टूटता है तो जुड़ तो सकता है, मगर दरारें हमेशा रहती हैं। मैंने इन 4 सालों में अकेले इस बच्चे को पाला है। जब इसे रात को बुखार होता था तब तुम कहाँ थे? जब ये पापा कहकर रोता था तब तुम कहाँ थे? आज जब मैंने इसे जीना सिखा दिया तो तुम अपना हक जताने आ गए हो। जाओ यहाँ से, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अनन्या ने रोहन का हाथ पकड़ा और मुड़ने लगी। अनन्या, आर्यन सिंह ने टूटी हुई चीख से उसे रोका। मत जाओ, मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें अब कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं अपना हक मांगने नहीं आया, मैं भीख मांगने आया हूं। एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का। हमारे बेटे को देखो, क्या तुम्हें उसकी आंखों में वो तड़प नहीं दिखती जो एक बाप के लिए होती है? क्या तुम उसे वो खुशी नहीं दोगी जिसका वो हकदार है? मेरी सजा मुझे दो, पर मेरे बेटे को अनाथ मत बनने दो। अनन्या के कदम रुक गए। उसने रोहन की ओर देखा जो बार बार मुड़कर आर्यन सिंह को देख रहा था। उसकी नन्ही चमकती आंखों में खामोश सवाल था, एक ऐसी पुकार जो माँ चाहे जितना भी प्यार दे फिर भी वो पूरी नहीं कर सकती। अनन्या का दिल टूटने लगा। उसकी ममता और उसके टूटे हुए आत्मसम्मान के बीच एक भयंकर जंग छिड़ चुकी थी। वो आर्यन सिंह को माफ नहीं कर सकती थी, पर क्या एक पिता को उसके ही बेटे से दूर रखकर वो वही अन्याय नहीं कर रही थी जो कभी उस पर हुआ था? क्या बदले में बदला लेना सच में न्याय होता है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और फिर मुड़ी। आर्यन अभी जमीन पर टूटे हुए इंसान की तरह बैठा था, उम्मीद और निराशा के बीच झूलता हुआ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती आर्यन सिंह। अनन्या की आवाज नर्म पर अटल थी। आर्यन का दिल चीर गया। लेकिन अनन्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन मैं अपने बेटे को उसके पिता से दूर नहीं करूंगी। मैं उसे वो कमी नहीं दूंगी जो मैंने झेली है। तुम उससे मिल सकते हो, उसके पिता बन सकते हो, मगर याद रखना, उसने कांपती उंगली उठाकर कहा, तुम सिर्फ रोहन के पिता हो, मेरे पति नहीं। मेरे लिए तुम आज भी वही आर्यन सिंह हो जिसने मेरी आत्मा को, मेरे वजूद को कुचल दिया था।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा अपने पिता के साये में पल सके। मगर उसकी आवाज टूटकर फिर दृढ़ हुई। हमारे बीच एक दीवार हमेशा रहेगी, ऐसी दीवार जिसे तुम कभी तोड़ नहीं सकोगे। क्या तुम मानते हो ये सजा? ये सजा भी आर्यन सिंह के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। उसे अपनी बिखरी हुई जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण दिखी। वो जानता था कि अनन्या का दिल पाना अब शायद कभी मुमकिन नहीं होगा, पर उसके साये में खड़े रहकर, उसके और अपने बेटे के लिए जीकर, वो शायद खुद को इंसान साबित कर सके। वो तुरंत सिर झुकाकर बोला, मंजूर है अनन्या, सब मंजूर है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं जिंदगी भर इस दीवार के इस पार खड़े होकर तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मैं साबित करूंगा कि मैं सच में बदल गया हूं। वो उठकर खड़ा हुआ और डरे हुए अपने कांपते हाथ रोहन की तरफ बढ़ाए। अनन्या एक क्षण के लिए रुकी, फिर रोहन को हल्का सा आगे धकेला। रोहन ने मां की ओर देखा। अनन्या ने आंखों से इजाजत दी तो वो छोटा सा एंजल आगे बढ़ा और आर्यन सिंह की गोद में झपट पड़ा। आर्यन सिंह ने उसे कसकर पकड़ा और बेकाबू होकर रो पड़ा। ये आंसू पछतावे के आंसू भी थे और आभार के भी। शाम के समय जब वे गाड़ी में लौट रहे थे, दृश्य कुछ ऐसा था कि रोहन आर्यन सिंह की गोद में सिर रखकर सो रहा था और आर्यन सिंह ड्राइविंग सीट पर बैठकर बार बार उसे देख रहा था, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये सपना नहीं है। अनन्या पिछली सीट पर बैठी खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते हुए पेड़ों को देख रही थी। गाड़ी में चुप्पी थी, लेकिन अब ये चुप्पी भयभीत नहीं थी। आर्यन सिंह ने बैकव्यू मिरर से अनन्या को देखा। उसकी आंखों में अब हुकूमत नहीं थी, बल्कि एक विनम्रता और आत्मसमर्पण था। वो जानता था कि आगे का सफर लंबा और कठिन है। टूट चुकी वफा की जंजीर को फिर जोड़ा गया था, लेकिन इस बार उसमें प्यार की कड़ियां नहीं थीं, बल्कि समझौते और त्याग की कड़ियां थीं। अनन्या ने उसे माफ नहीं किया था, बल्कि उसे एक मौका दिया था कि वो इंसान बन सके। आर्यन सिंह ने दिल ही दिल में वचन लिया कि वो अपनी बाकी जिंदगी अनन्या के इस एहसान का बदला चुकाने में बिताएगा। वो उसे इतना प्यार और सम्मान देगा कि शायद किसी दिन किसी मोड़ पर उसके दिल की बर्फ पिघल जाए, और अगर ना भी पिघली तो वो उसकी नफरत को भी अपनी किस्मत मानकर स्वीकार करेगा, क्योंकि यही उसका प्रायश्चित था। और यही वफा की जंजीर की मांग थी कि इंसान अपनी गलतियों का बोझ खुद उठाए और वफा निभाए, चाहे बदले में उसे कुछ मिले या ना मिले। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, जहां उनका एक नया अध्याय इंतजार कर रहा था। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्यार मौन था, लेकिन सम्मान बोल रहा था।